जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ब्लैक बुक पब्लिकेशन की जो रेलवे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की जो बुक आई है, ठीक है, जो अगस्त 2024 तक अपडेटेड है। इसमें अभी तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज इसमें सभी प्रश्नों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 है और इससे पहले हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट किया है उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम भक्ति और सूफी काल, विविध यूरोपीय लोगों का आगमन, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और गवर्नर जनरल और वायसराय, इन 5 टॉपिक्स को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे 1 मिनट और बता दूँ कि डेली डेली जो है इस बुक का वीडियो जो है हमारे चैनल पर ठीक सुबह 9 बजे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में एक बार शेयर करना दोस्तों ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्याय 3 का नाम है शक्तिशाली साम्राज्य, राजपूत, सिख, मराठा, विजयनगर और बहमनी, ठीक है। तो पहला सवाल है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो राणा कुंभा ने। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मेरता की, ठीक है। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो इलाहाबाद में जो है जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया गया, बाद बाकी वाराणसी, दिल्ली और जयपुर में किया गया है। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो सिख संप्रदाय का, ठीक है, सिख संप्रदाय का। अगला सवाल है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में डैश में हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो श्री गुरु नानक देव जी। इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? तो अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास के द्वारा 1577 में की गई थी। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी के। श्री गुरु अर्जुन देव जी के। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु कौन थे? 10वें सिख गुरु जो है यहाँ पे कौन थे? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था किसने? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। अगला सवाल है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो 1699 ईस्वी में। गुरु ग्रंथ साहिब डैश का पवित्र ग्रंथ है? तो सिख संप्रदाय का। महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो पंजाब प्रांत के। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? तो अमृतसर की संधि के तहत। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा ने, ठीक है, शाह शुजा ने। अगला सवाल है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे? बंदा सिंह बहादुर जो है ये कब शहीद हुए थे? तो 1716 ईस्वी में। पंजाबी लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का, ठीक है, गुरुमुखी लिपि का। निम्न में से कौन सा सिखों के पंच तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? पंच तख्तों में शामिल कौन सा नहीं है? तो श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली ये शामिल नहीं है, जबकि श्री पटना साहिब पटना है, श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो भटिंडा है और श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर है। अगला सवाल है कि 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे? तो संभाजी के। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव को। 1764 में अहमद शाह अब्दाली डैश से बदला लेने के लिए भारत लौटे थे? तो मराठों से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये हुई थी 14वीं शताब्दी में। कौन सी संधि प्रथम एंग्लो मराठा
से संबंधित है। कौन सी संधि प्रथम एंग्लो मराठा से संबंधित है? तो सालाबाई की संधि, ठीक है, सालाबाई की संधि। अगला सवाल है कि बुक्का प्रथम किस वंश का संस्थापक था? बुक्का प्रथम जो है ये किस वंश का संस्थापक था? तो संगम का। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी किस देश के थे? प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी जो है ये किस देश के थे? तो इटली के। किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी कहा था? तो निकोलो कांटी ने। किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी कहा था? निकोलो कांटी ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो तुलुब राजवंश के। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो तुलुब राजवंश के। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुबा राजवंश से संबंधित है? तुलुबा राजवंश से संबंधित है कौन? तो कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित है? तो तुलुब से, ठीक है, तुलुब से। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो कृष्णदेव राय ने, ठीक है, कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे? तो विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के। किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया? तो टीपू सुल्तान ने। ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। इनमें से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो डेमिंगो पेस जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तिरुमाला राय प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो अराबिदो के, ठीक है, अराबिदो के। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने उर्फ हसन गंगू ने, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह या उर्फ हसन गंगू ने। अगला सवाल है कि बहमनी साम्राज्य किसके शासन के तहत साबिक शक्तिशाली था? तो महमूद गबन के, ठीक है, महमूद गबन के। 12वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया? तो गोलकुंडा का किला, ठीक है, गोलकुंडा का किला। अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्याय 4 भक्ति और सूफी काल को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी का वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था? वीर शैव जो आंदोलन है ये कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर जो है ये किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो सूफी से, ठीक है, सूफी से। अगला सवाल है कि सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सिलसिला शब्द का संबंध जो है किससे है? तो सूफी संप्रदाय से। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य डैश में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बीजक। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया? तो हाफिज, ठीक है, हाफिज को। डैश एक अंध डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सुरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था? तो ये किया था सूरदास ने। भक्ति किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार के रूप में परिकल्पना की गई है? तो निर्गुण की, ठीक है, निर्गुण की। आमिर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह उपाधि जो है जमाल उद्दीन याकूत को प्रदान की गई थी, ठीक है, जमाल उद्दीन याकूत को। अगला सवाल है कि संतों के एक समूह सिद्धार्थ का संबंध किस राज्य से है? सिद्धार्थ का संबंध जो है किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है ये तमिलनाडु राज्य से है। अब हम मध्यकालीन भारत इतिहास के अध्याय 5 विविध को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वेनिस एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो ऑप्शन ए मार्को पोलो। वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था मैसूर में, ठीक है। जैनुल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था?
तो वो था कश्मीर का सुल्तान। अगला सवाल है कि महमूद बेगरा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? महमूद बेगरा तो ये थे गुजरात राज्य के। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो वह है CABDB। ठीक है, सबसे पहले हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। ठीक है, उसके बाद नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया और लास्ट में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। अगला सवाल है कि मध्ययुगीन भारत के में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? तो सहायक कार्यशाला। ठीक है, सहायक कार्यशाला। अगला सवाल है कि महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उसके शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जॉन जूर्डन शाहजहाँ के काल में आया, ये यहाँ पे सही नहीं है। बाद बाकी अब्दुल रजाक जो है ये देवराय दो के शासनकाल में आया। रॉल्फ फिश जो है ये अकबर के शासनकाल में आया। और मार्को पोलो जो है ये पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में आया था। अगला सवाल है कि हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है मांडू क्षेत्र से। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? मियाँ मीर जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। अब हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्याय 1 यूरोपीय लोगों का आगमन को देखेंगे। वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था, तो 1498 ईस्वी में। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? तो ये पहुँचा था कालीकट। ठीक है, कालीकट। पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट में। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? तो पुर्तगालियों ने। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? तो पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कॉर्निवल की शुरुआत की थी? तो पुर्तगालियों ने जो है भारत में गोवा कॉर्निवल की शुरुआत की थी। अगला सवाल है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुआ? तो 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स दो को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो बम्बई को। उस डच का नाम बताइए, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो डेविड हेयर ने। ठीक है, डेविड हेयर ने। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1664 ईस्वी में। कौन सा ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो वह है कलकत्ता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये किस वर्ष किया गया था? 1600 में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये किया था सूरत में। ठीक है, सूरत में। भारत की पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो मछलीपट्टनम में। ठीक है, मछलीपट्टनम में। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डैश में स्थापित की गई थी? तो 1651 CE में। ठीक है, 1651 CE में। बंगाल का पहला अंग्रेज कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी के तट पर। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था? तो गोविंदपुर को। ठीक है, गोविंदपुर को। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में। अगला सवाल है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है ये किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1757 ईस्वी में। किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी? तो मीर जाफर ने। ठीक है, मीर जाफर ने।
प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो प्लासी के युद्ध में। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो प्लासी का युद्ध। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? प्लासी के युद्ध में। किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया था? तो प्लासी की लड़ाई। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है। अगला सवाल है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। वर्ष 1760 में वांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज ने फ्रांसीसी जनरल डिलाली को पराजित किया था? फ्रांसीसी जनरल डिजाली को पराजित किया था, तो आयरकोट ने। 1760 में हुए वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसियों की यहाँ पे हार हुई थी। भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है? भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है? तो व्यापार करने की छूट। ठीक है, व्यापार करने की छूट। अब हम आधुनिक भारत इतिहास के अध्याय 2 ब्रिटिश सत्ता का विस्तार देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो व्यापार का एकमात्र अधिकार। ठीक है, व्यापार का एकमात्र अधिकार। ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ डैश से हुआ था? तो बंगाल से। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है किस दौरान हुई थी? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बंगाल में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? बंगाल में। 20वीं सदी के 20वीं सदी से पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका तंत्र माना जाता था? तंत्रिका तंत्र माना जाता था बंगाल को। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना ब्लैक होल इंसिडेंट कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? 1765 में। बंगाल विनिमय 3 को किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1818 ईस्वी में। ठीक है, 1818 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? तो आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला ने। अगला सवाल है कि 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह की गद्दी से हटा दिया गया और डैश में निर्वासित कर दिया गया? तो कलकत्ता में। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो 1856 में। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध पर कब्जा कर लिया था? 1856 में। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अवध के। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अवध। अगला सवाल है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया? तो अवध के। विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो वाजिद अली शाह से। वाजिद अली शाह से। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। कौन सा? तो ऑप्शन बी राजकार। ठीक है, राजकार।
हैदर अली कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर का शासक, ठीक है, मैसूर का। अंग्रेजों ने मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ जो है कितने युद्ध लड़े थे? तो 4। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो मैंगलोर समझौते के तहत। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781 में, ठीक है, जुलाई 1781 में। तीसरा मैसूर युद्ध डैश वर्षों के बीच लड़ा गया था? तो 1790 से 92 के बीच। तीसरा मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। श्रीरंगपत्तनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो ये हुई थी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। श्रीरंगपत्तनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान की। श्रीरंगपत्तनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगपत्तनम से, ठीक है, श्रीरंगपत्तनम से। अगला सवाल है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी? तो श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में। वर्ष 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासक के साथ गंडबक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? वर्ष 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश की शासक के साथ गंडबक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अफगानिस्तान के साथ। वर्ष 1879 में अफगानिस्तान शासक याकूब ने किसके साथ गंडबक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ब्रिटिश के साथ। किसने? तो याकूब ने। गंडबक की संधि का संबंध किस युद्ध से था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो 1800 ईस्वी में। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को। अगला सवाल है कि मद्रास और बम्बई की विधायी शक्ति के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला सवाल है कि किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया? तो सुएज नहर को खोल दिया जाना। किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? तो चिन्हट के युद्ध में, ठीक है, चिन्हट के युद्ध में। अब हम आधुनिक भारत इतिहास के अध्याय 3 गवर्नर जनरल और वायसराय को देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो 1858 ईस्वी में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है? लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को, ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली की। सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली की। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला सवाल है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश में की थी? तो कलकत्ता में, ठीक है। किस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके वहाँ बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे? वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से कौन सा गवर्नर जनरल का संबंध है? तो लॉर्ड वेलेस्ली से, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किस की महत्वपूर्ण भूमिका थी? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो मैकाले की, थॉमस बेबिंगटन मैकाले की। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मिंटो, ठीक है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो।
भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसे ने पेरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का प्रतिषेध। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना डैश के काल में की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने भारत राज्य को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो व्यक्तिगत की सिद्धांत या हड़प नीति। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत डक्टाइल ऑफ लेफ्ट की नीति तैयार की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेड़ी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के। अगला सवाल है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विलिंगसन के द्वारा। कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता था? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बम्बई से डैश तक बिछाई गई थी? तो थाने तक। ठीक है, थाने तक। वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया? तो बरार तक। 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया? तो अवध पर। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियमित पारित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने आरंभ की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय शख्सियत सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने। वर्ष 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया? तो महारानी विक्टोरिया को। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियमित प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। भारत के वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादित इल्बर्ट बिल से जुड़े थे? तो वह लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो रिपन। किसे 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के दौरान। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वर्ष 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह था चेम्सफोर्ड। साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड इरविन। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो लॉर्ड इरविन ने। 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है?
लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला सवाल है कि लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष में लाया गया था? तो 1940 में। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। जिनमें से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है। अगला सवाल है कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा था? तो 1767 ईस्वी में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। डैश और रानी मेरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदर पर उनके आगमन की स्मृति पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था? तो किंग जॉर्ज 5 के। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन था? तो वेवेल। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। और ये वीडियो जो है अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।